हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M2L। आज की वीडियो में हम आपके लिए CBSE का वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आपका सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने जारी किया है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का। इसमें आपके 6 सेक्शन होंगे ABCDEF करके, और हर एक पूरे प्रश्न पत्र में 37 प्रश्न होंगे जिसमें सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। सेक्शन ए में आपके 1 से 20 तक 1 नंबर के MCQs हैं। सेक्शन बी में आपके 21 से 24 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर के हैं। सेक्शन सी में आपके 25 से लेकर 29 तक लघु प्रश्न है, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सेक्शन डी में आपके 30 से 33 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर के हैं, 120 शब्द में लिखने हैं आपको। सेक्शन ई में आपके 34 से 36 तक 3 उप प्रश्नों के साथ केस आधारित प्रश्न है, यानी कि आपको एक पैराग्राफ या कुछ केस दिया होगा, उसके आधार पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उसके आपको जवाब देने हैं, जो कि और हर एक पैराग्राफ जो है वो 4 नंबर का है टोटल। सेक्शन एफ में आपका मानचित्र आधारित है। इसमें आपको मानचित्र में ये आपको 2 भागों में दिया गया है, 37A और 37B में दिया गया है। एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का है, ठीक है, जिसमें आपको मानचित्र पर बनाकर उसका आंसर देना है। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है तथा कुछ प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का प्रयास करना है। इसमें आपको इंटरनली ही उन्होंने ऑप्शन दे दिए होंगे, उसी ऑप्शन को देख के आपको जवाब देना है। इसके अतिरिक्त जहाँ भी आवश्यक हो प्रत्येक खंड और प्रश्न के अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, आपको अलग अलग डायरेक्शन दे दिए, आपको जैसा बोला है वैसा आपको करना है। तो पहला आपका आ जाता है सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए में आपके 20 नंबर के MCQ हैं, तो उनको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई और अफ्रीकी देशों के उपनिवेशीकरण में किस चीज ने मदद की थी? इनमें से विकल्पों में से बताना है आपको। व्यापार के विस्तार के लिए अंत सरकारी नीतियां, मातृदेश के विस्तार के लिए सरकारी आमंत्रण, प्रौद्योगिकी, निवेश, परिवहन में सुधार, या फिर इन क्षेत्रों के पूंजीपति औपनिवेश शक्तियों के साथ व्यापार करना चाहते थे। तो इसका आंसर है बच्चों, ये आपका आंसर है प्रौद्योगिकी, निवेश और परिवहन में सुधार की वजह से एशिया और अफ्रीकी देशों के उपनिवेशीकरण में मदद मिली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था? हिंदू, केसरी, सुधारक या प्रताप? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, केसरी नाम का जो अखबार है वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई तस्वीर को देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से इस तस्वीर को बनाने वाले चित्रकार का नाम है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, 2 बार आपको रविंद्रनाथ टैगोर दे दिया, राजा रवि वर्मा और सामंत दास गुप्ता। इसका आंसर है आपका राजा रवि वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका मतलब ये है, ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको बताना है क्या सबसे पहले हुआ, क्या उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है, आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो ऑप्शन में आपका यह है, प्रिंट संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया, मार्टिन लूथर के लेखन ने प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत की, मुनेचियो ने बाइबल के संदेश की पुनर्व्याख्या की, या फिर जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो बच्चों इसका आपका सही आंसर ये है, यानी कि सबसे पहले जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, ठीक है। उसके बाद मार्टिन लूथर के लेखन ने प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत की। उसके बाद मुनेचियो ने बाइबल के संदेश की पुनर्व्याख्या की, और सबसे बाद में प्रिंट संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से फसल की पहचान करें। आपको ये बताना है ये कौन सी फसल है। ये एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। ये खरीफ की फसल है जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है, और आधुनिक आदानों के उपयोग ने इस फसल के बढ़ते उत्पाद में योगदान दिया है। आपको ऑप्शन 4 उन्होंने दिए हैं, 4 ऑप्शन है आपके, गेहूं, मक्का, चावल और गन्ना। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है मक्का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वन का कौन सा विवरण सही नहीं है? आरक्षित वन, जो आधे से अधिक वनों का आरक्षण किया जाता है, संरक्षित वन, 1/3 वनों का आरक्षण, अवर्गीकृत वन, सरकार के तहत वन का आरक्षण, और लकड़ी के उत्पादन के लिए स्थायी वन, आरक्षित और अवर्गीकृत वन। तो ये आपका 4th जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित को मिलाना है आपको। इसमें आपको संसाधन दिए गए हैं और उदाहरण दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ मिलान करता है। इनमें आपको नवीकरणीय संसाधन दिया है,
वन्य और वन्यजीव, गैर नवीकरणीय संसाधन, मानसागर संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, सड़कें, नहरें, रेल, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, खनिज और जीवाश्म ईंधन। तो इसको आपको ऑप्शन इस तरह से उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है। इसका हम मिलान करके देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका नवीकरणीय संसाधन है वो है आपके वन्य और वन्यजीव, ठीक है, और बी है आपका गैर नवीकरणीय संसाधन, आपके हो गए खनिज और जीवाश्म ईंधन। राष्ट्रीय संसाधन जो आपके हैं, मतलब जो पूरे देश से संबंध रखते हैं, वो हैं आपके सड़कें, नहरें और रेल। और अगला जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गए आपके महासागरीय संसाधन, क्योंकि जो महासागर है वो कई देशों से जुड़ा होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय, वहां पर जो संसाधन होते हैं उस पर हर एक देश का बराबर अधिकार होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से गलत की पहचान करें। मतलब कि 4 आपको ऑप्शन दे दिए हैं, तो बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी व्यवस्था जो थी उससे जुड़े हुए ये 4 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी समुदाय के सदस्यों की समान संख्या। दूसरा है समुदाय के समान प्रतिनिधित्व के साथ ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार। अगला है राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना। और चौथा है सामुदायिक सरकार एक भाषा समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये जो है आपका गलत है। राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना, वहां पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन में वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में केंद्रीय और राज्य विधान के अंतर्गत आता है। यानी कि ऐसा कौन सा विषय है जो भारत में केंद्रीय विधान में भी आता है, यानी कि केंद्रीय रूप से भी देखा जाता है और एक राज्य के रूप से भी देखा जाता है। शिक्षा, वन, बैंकिंग, व्यापार, इसमें आपका आंसर होगा ये शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा सच है। एक समूह जो ग्रामीण और शहरी स्तर पर कामकाजी महिलाओं को शक्ति देने का पक्षधर है। एक आंदोलन जो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को विशेष अधिकार देने में विश्वास रखता है। कट्टरपंथी महिला आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी समानता है और ये निर्णय लेने में एक स्त्री और पुरुष दृष्टिकोण रखने की प्रथा है। तो इसमें आपका ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सच है, क्योंकि जो कट्टरपंथी महिला आंदोलन है उसका उद्देश्य ये है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी महिला को उतनी ही समानता दी जाए जितनी की बाहर कामकाज करने के लिए आगे जाकर दी जा रही है। अगले क्वेश्चन में वो कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कि ये जो मिलान है ये सही किया हुआ है, किसमें किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, वाम मोर्चा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और मिजो नेशनल फ्रंट संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसमें आपका सिर्फ ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ये सब सही मिलान नहीं है। ओके, यही आपका सही मिलान है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन में वो कहता है उसने एक अभिकथन और कारण दिया है आपको, और आपको ये बताना है कि जो अभिकथन और कारण है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं। ठीक है, चलो अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन है लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार है। ये हम जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता के प्रति उस सरकार की जवाबदेही होती है जो सरकार लोकतंत्र में चुनी जाती है। और कारण क्या है इसका? कारण यह है लोकतंत्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और निर्णय लेना मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता जो है वो चुनाव करती है, ठीक है, नियमित रूप से चुनाव होते हैं और स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं, कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है। और निर्णय लेना मानदंड और प्रक्रिया पर आधारित होता है, मतलब कि निर्णय लेने के लिए कि कौन सरकार जीती है और कौन सी सरकार नहीं जीती है, इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है और निश्चित मानदंड बनाए गए हैं जिनके आधार पर टेस्ट करते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि कौन जीता है और कौन नहीं। इसका मतलब ये कथन तो सही है ही, लेकिन इसका कारण भी सही है। तो इसमें इन चारों में से आपका पहला जो ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस धर्म को श्रीलंका के लोगों ने अपने पहले संविधान में संरक्षित और बढ़ावा दिया था? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लामी। इसका आंसर है बच्चों बौद्ध धर्म को श्रीलंका के लोगों ने अपने पहले संविधान में बढ़ावा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि दिए गए आंकड़ों को पढ़ें और पता करें कि किस राज्य के बच्चों ने सबसे अधिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। अब इसमें आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें उन्होंने देखो 3 राज्य दिए हैं हमें, हरियाणा, केरल और बिहार। उसमें उन्होंने क्या क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या क्या जानकारी दी है। प्रति व्यक्ति आय दी है, शिशु मृत्यु दर दी है, साक्षरता दर दी है और शुद्ध उपस्थिति अनुपात दिया है माध्यमिक स्तर पर प्रति 100 व्यक्तियों के आधार पर। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगाना है? आरंभिक शिक्षा पता लगानी है ना। तो हम क्या देखेंगे? साक्षरता दर देखेंगे सबसे पहले।
अगर हम साक्षरता दर देखते हैं तो ये बताइए कि किस राज्य के बच्चों ने सबसे अधिक साक्षरता दर प्राप्त की हुई है। तो साक्षरता दर कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा है? हरियाणा की 82 है, केरल की 94 है, 94, और बिहार की 62 है। तो सबसे ज़्यादा केरल की है ना, तो इसका आंसर सही है, क्या आना चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की गई है? केरल में। चलिए अगले क्वेश्चन में वो कहता है निम्नलिखित डेटा को पढ़ें और निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धियां दी हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है वहां पर साक्षरता किस प्रकार की है और वहां पर क्या उपलब्धियां हासिल की गई है साक्षरता के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बताया गया है। तो इन्होंने क्या डेटा दिया है हमें? उन्होंने हमें पुरुष का प्रतिशत दिया है और महिलाओं का प्रतिशत दिया है। किस बारे में? ग्रामीण आबादी के लिए साक्षरता दर, यानी कि ग्रामीण लोगों में साक्षरता दर कितनी है? 76% पुरुष की है और 54% महिलाओं की। 10 से 14 आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों की साक्षरता दर, यानी कि 10 से 14 आयु की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी साक्षरता दर पुरुषों में कितनी है? 90% और महिलाओं में कितनी है? 87%। और स्कूल जाने वाले 10 से 14 आयु के जो ग्रामीण बच्चे हैं उनका प्रतिशत क्या है? पुरुष का प्रतिशत है 85 और महिलाओं का प्रतिशत है 82। अब उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है कि कितनी प्रतिशत लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम उस डाटा को देखेंगे जहाँ स्कूल जाने की बात हुई है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि 85% पुरुष स्कूल जाते हैं और महिलाएं जाती हैं 82%। तो ये तो वो हो गई जो जाती हैं। तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे जो नहीं जाती हैं? अगर 82% महिलाएं जा रही हैं स्कूल तो इसका मतलब ये है कि 100 में से अगर 82 घटा दें तो हमारे पास 18% बचता है, यानी कि 18% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का पता लगाएं, यानी कि जो अलग है सबसे उसका पता लगाना है। टूरिस्ट गाइड, नाई, दर्जी और कुम्हार, शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील, डाकिया, मोची, सैनिक और पुलिस कांस्टेबल, भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन और मेट्रो। अब ये देखो, इन टूरिस्ट गाइड, नाई, दर्जी और कुम्हार का पढ़ोगे, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील, इनका भी आपस में कोई लेना देना नहीं है। डाकिया, मोची, सैनिक और पुलिस कांस्टेबल, इनका भी आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन और मेट्रो, ये दोनों क्या हैं? संचार के और परिवहन के माध्यम हैं। इस तरह से एक जगह लोग या फिर जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो इन चारों चीजों में क्या कॉमन है? ये संचार और परिवहन के माध्यम है एक दूसरे के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में वो कहता है रिक्सान भरना है। यहाँ पर उन्होंने क्षेत्र दे दिया, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र के हिसाब से आर्थिक गतिविधि की इसका अब इन क्षेत्रों को कैसे मापा जाता है? इनका मानदंड क्या है कि इनकी आर्थिक गतिविधि की प्रकृति क्या है, मतलब कि कितनी आर्थिक गतिविधि इनमें होती है, किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि होती है, पैसे का क्या वो रहता है, पैसे का क्या इनपुट रहता है, क्या आउटपुट रहता है, किस तरह से पैसा लगाया जाता है, प्राथमिक में क्या है, माध्यमिक में क्या है, तृतीयक में क्या है, ये इसका मानदंड है। इसी तरह से संगठित और असंगठित को अगर देखा जाए क्षेत्र को, उसके लिए मानदंड क्या होना चाहिए? उसके लिए आपको ऑप्शन दिए उन्होंने, रोजगार गतिविधियों की प्रकृति, सामाजिक गतिविधियों की प्रकृति, उत्पादन गतिविधियों की प्रकृति और राजनीतिक गतिविधियों की प्रकृति। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ए, रोजगार गतिविधियों की प्रकृति। संगठित और असंगठित क्षेत्र को अगर हमें देखना है तो हमें रोजगार गतिविधियों की प्रकृति को जानना होगा, ताकि हम ये पता लगा पाए कि कोई जो क्षेत्र है वो संगठित है या असंगठित है। चलिए अगला वो कह रहा है नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अब कह रहा है कि रोहन ने 12% ब्याज दर पर घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। ठीक है, रोहन ने क्या किया है? बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया है, जिसमें कि वो 12% ब्याज देगा। किसके लिए लिया है उसने? घर खरीदने के लिए। उसे नए घर के कागजात और वेतन रिकॉर्ड बैंक में जमा करना है। ठीक है, इस बात को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संपार्श्विक। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संपार्श्विक, जहां पर भी वो अपने नए घर के कागजात, यानी कि उसको किसी हेल्प के लिए पैसा दिया जाता है। संपार्श्विक क्यों कहेंगे? क्योंकि जब उसे अगर पैसा देना है तो बैंक के पास उसे कुछ रिकॉर्ड जमा करना पड़ेगा सिक्योरिटी के रूप में, कि ये जताने के लिए कि वो जो कर्जा ले रहा है वो उसको चुका सकता है। इस बात के लिए उसे बैंक में कुछ जमा करना पड़ेगा, जिसके लिए वो अपना वेतन रिकॉर्ड और अपने घर के कागजात जो है वो जमा करेगा साथ में सिक्योरिटी के तौर पर, कि वो कहीं को बैंक का पैसा कल को डूबे ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां मुक्त व्यापार की अनुमति देती हैं और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती हैं? WTO, IMF, UPO और FAO।
ठीक है। इसमें हम ये जानते हैं WTO की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन ही पूरे विश्व में मुक्त व्यापार के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कौन मेंटेन करता है और कौन उसकी देखरेख करता है, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सीधा सीधा आंसर है WTO। अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि वैश्वीकरण के बारे में सही कथन की पहचान करें। वैश्वीकरण के बारे में बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। सरकार द्वारा अवरोधों को हटाना, विदेशी कंपनियों को कारखाने लगाने की अनुमति देना, सभी कंपनियों को अपने निवेश बढ़ाने में सक्षम बनाना, और विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार कम हो गया है। ये तो नहीं है। इसमें से आपकी जो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा है, यानी कि सरकार द्वारा अवरोधों को हटा देना, किसी प्रकार की रुकावट को हटा देना, और विदेशी कंपनियों को कारखाने लगाने की अनुमति दे देना वैश्वीकरण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए ये आपका सेक्शन ए तो खत्म हो गया है। सेक्शन ए में आपके जितने MCQ हैं MCQ हमने कवर कर लिए हैं। अब आपका आ जाता है सेक्शन नंबर बी, यानी कि खंड बी, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको कई सारे ऑप्शन देखिए इस तरह दे दिए हैं, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, वो पूरे आपके 2 नंबर में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। तो मैं आपको पॉइंट सारे समझा देती हूँ, आप उसमें से कोई भी 2 पॉइंट जो आपको समझ में अच्छे से आ जाते हैं वो आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन ये कहता है कि 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों का विश्लेषण कीजिए। वो कह रहा है कि 1929 के दौरान अमेरिका में जो महामंदी आई थी उसके लिए कौन कौन से 2 कारण हैं वो उत्तरदायी थे। पहला क्या है, कृषि अति उत्पादन एक समस्या बनी रही और कृषि कीमतों में गिरावट ने इसे और भी ज्यादा बदतर बना दिया। यानी कि कृषि जो है वो जरूरत से ज्यादा कृषि का उत्पादन होने लगा। अब जरूरत से ज्यादा फसल होने लगी तो क्या हुआ, उसकी कीमतें गिर गई, क्योंकि आसानी से चीज़ अवेलेबल हो गई है तो वो महंगी नहीं थी, तो उसकी जो कीमतें हैं वो गिरती चली गई। तो फसल की कीमत गिरने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा क्या कि जैसे जैसे कीमत में गिरावट आई और कृषि आय में गिरावट आई, किसानों ने उत्पादन का विस्तार करने और उपज की एक बड़ी मात्रा को बाजार में लाने की कोशिश की। इसने कीमतों को नीचे धकेल दिया। अब वो कह रहा है कि जैसे जैसे कीमतों में गिरावट आती गई और कृषि की आय में गिरावट आई, अब जैसे जैसे फसलें ज़रूरत से ज़्यादा उग रही हैं, है ना, तो फसलों की कीमत कम हो गई। अगर फसलों की कीमत कम हो गई तो फसलों से जो पैसा किसान को मिलता था वो भी कम हो गया। उससे क्या हुआ कि उसने उत्पादन का विस्तार करने की कोशिश करी और उसकी जो उपज थी उसकी एक बड़ी मात्रा को वो सीधे बाजार में ले आकर बेचने की कोशिश करने लगा, जिससे कि क्या था कि पूरी जो कीमत थी, देश की जो कीमत थी, जो मुद्रा की कीमत थी, वो कम हो गई। 1920 के दशक के मध्य में कई देशों ने अमेरिका से ऋण के माध्यम से अपने निवेश को वित्त पोषित किया। जब अच्छा चल रहा था तो अमेरिका में ऋण जुटाना बेहद आसान था। अब 1920 के दशक के मध्य में क्या हुआ, कई देशों ने अमेरिका से ऋण के माध्यम से, मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जितना भी ऋण अमेरिका ने ले रखा था, अमेरिका ने उनको ऋण दे रखा था, अब उन्होंने क्या किया, वित्त पोषित कर दिया। वित्त पोषित करने में उन्होंने क्या किया कि थे जिन्होंने पहले अमेरिका से लोन ले रखा था और अमेरिका में निवेश किया हुआ था, उन्होंने उसको वित्त पोषित करना शुरू कर दिया, मतलब उससे पैसा निकालना शुरू कर दिया। और जब अच्छा चल रहा था तो अमेरिका से ऋण लेना बड़ा ही आसान होता था। लेकिन 1928 के पूर्वार्ध में जो देश अमेरिकी ऋण पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर थे उन्हें गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, 1928 में जो देश इस बात पर निर्भर थे कि अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो हम अमेरिका से लोन ले लेंगे, लेकिन जब अमेरिका में ही महामंदी आ गई थी तो उन लोगों को बड़ा भारी संकट हो गया था। अमेरिकी ऋणों की वापसी ने बाकी दुनिया को अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया। यूरोप में इसने छोटे बड़े बैंकों की विफलता और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जैसी मुद्राओं के पतन का नेतृत्व किया। अब अमेरिकी ऋण, अब क्या हुआ कि अमेरिकी ऋण की वापसी ने बाकी दुनिया को अलग अलग तरीके से, अब जिन्होंने भी अमेरिका से ऋण लिया हुआ था या अमेरिका ने ऋण लिया हुआ था तो वो सारा जो है वो सब गड़बड़ हो गया मामला। अब उसकी ऋणों की वापसी होने लगी, अमेरिका ने ऋण वापस मांगना शुरू किया, तो उसके बाद अलग अलग उस पर अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि यूरोप में छोटे बड़े बैंक जो थे उनके विफलता हो गई। अब अमेरिका ने जब बैंक से अपना ऋण मांगा और बैंक के पास उतना ही पैसा, छोटे बड़े बैंक थे तो वो बैंक विफल ही हो गए, फेल ही हो गए। और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की जो मुद्रा थी उसका भी बहुत ज़्यादा पतन हो गया। अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि उन प्रावधानों का उल्लेख करो जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। यानी कि मतलब उन चीज़ों को बताइए जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पहला पॉइंट क्या है, भारतीय राज्य के लिए
कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश होने का सबसे बड़ा कारण यही है, मतलब ही यही है कि हम किसी विशेष, भारत जो है वो किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देता, सभी धर्मों को मानता है और कोई वहां पर आधिकारिक धर्म नहीं माना जाता। दूसरा पॉइंट, संविधान सभी व्यक्ति और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने या किसी का पालन ना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कि हमारा संविधान ये भी कहता है कि हर एक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका अभ्यास कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और उसका पालन करना या ना करना उसके अपने हाथ में है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं है। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यानी कि धर्म के आधार पर भारत में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता कि मतलब आप इस धर्म को मानते हो और हम इस धर्म को मानते हैं, इसलिए हम आपसे संबंध नहीं रखना चाहते या बात नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। धर्मनिरपेक्षता एक विचार है जो हमारे देश की नींव में से एक है। यानी कि हमारे देश का जो संविधान है उसकी नींव एक तरह से धर्मनिरपेक्षता मानी जाती है, क्योंकि ये एक विचार है जिसमें सभी धर्मों को बराबर माना गया है। साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों के बीच में समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। संविधान क्या कहता है कि धार्मिक समुदायों के बीच में समानता सुनिश्चित हो, ये समानता रखी जाए कि कोई भी धार्मिक समुदाय धर्म के आधार पर ना लड़े। इस मामले को समझते हुए राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप उस हद तक कर सकता है कि धार्मिक समुदायों के बीच में मित्रता बनाई रखी जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय बताओ। कोई से भी 2 कारण, आप कोई भी 2 उपाय आप लिख सकते हो। पहला है ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाना है। कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं जो आपको लगातार मिल सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई है ना, पानी से मिलने वाली ऊर्जा हो गई, तो ऐसी ऊर्जा जो आपको बार बार अवेलेबल हो सकती है, उपलब्ध हो सकती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और ऊर्जा को संरक्षित करने की तरफ जोर देना। हमें अपने सीमित ऊर्जा संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतर्क रुख अपनाना होगा। यानी कि जो भी हमारे गैर नवीकरणीय संसाधन है जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, जो ऊर्जा के स्रोत हमें जल्दी अवेलेबल नहीं हो सकते, जल्दी उपलब्ध नहीं हो सकते, उनको हमें विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना होगा, सोच समझकर उपयोग करना होगा। व्यक्तिगत वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। ठीक है, व्यक्तिगत वाहनों की वजह ताकि पोल्यूशन कम फैलेगा, है ना। जो पेट्रोल डीजल है ये हमारी गैर नवीकरणीय संसाधन है, कम इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग की बजाय सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए और उपयोग में ना होने पर बिजली बंद कर दी जाए। ठीक है, चलिए, या फिर इसके ऑप्शन में उसने क्वेश्चन बोला है कि सौर ऊर्जा के उपयोग में सुधार के कोई 2 उपाय बताइए। यहाँ पर भी आपको इतने उपाय बता दिए, कोई भी 2 आप लिख सकते हो। सौर ऊर्जा के उपयोग में सुधार कैसे ला सकते हैं? सौर पैनल की लागत को कम करना। अब सौर पैनल जो लगाए जाते हैं उनमें काफ़ी पैसा लगता है, तो इसकी लागत को अगर कम कर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सौर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशल सौर पैनल मॉडल का प्रयोग। एक कुशल सौर पैनल का मॉडल बनाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा सूखी जा सके कम से कम लागत में। नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता देना। अब क्योंकि सौर ऊर्जा जो है वो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है, हमेशा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसके उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, इस बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। छायांकित क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाने से बचें। अब जहाँ पर छाया रहती है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी नहीं, तो वहाँ सौर पैनल का कोई काम नहीं है। तो इसलिए जो पर छायांकित क्षेत्र हैं, जहाँ पर छाया रहती है, वहाँ पर सौर ऊर्जा पैनल ना लगाया जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार किन तरीकों से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ा सकती है? वो कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर रोजगार बढ़ाना हो तो सरकार क्या क्या उपाय कर सकती है। पहला, मेगा प्रोजेक्ट शुरू करके नए नए बांध और नहरों का निर्माण किया गया। जैसे कि अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कोई नहर बनानी है, जो मान लीजिए कि बांध बनाने हैं, उसमें अगर गांव में ऐसी प्रोजेक्ट चला दी जाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला दिए जाएं, तो उसमें काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। एक क्षेत्र में तृतीयक सुविधाएं शुरू करके, यानी कि तृतीय क्षेत्र की जो सुविधाएं होती हैं उनको शुरू करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जा सकता है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनको पता लगाना। यानी कि जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है, यानी कि पूरी तरह से गांव नहीं है, वहाँ पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पर उद्योग और सेवाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करना, उनको बढ़ावा देना और उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको वहाँ पर किस तरह से स्थापित किया जा सकता है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना और आगे बढ़ना।
ऐसे उद्योग स्थापित करना भी संभव है जो सब्जियों और कृषि उत्पादों जैसे आलू शकरकंद को संसाधित करते हैं, यानी कि ऐसे भी मतलब कि ऐसे भी उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं जो सब्जियां और कृषि उत्पाद हैं जैसे आलू शकरकंद वगैरह है, इनको संसाधित करें, यानी कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इनको आगे उपयोग करें, विभिन्न प्रकार से उपयोग करके आगे इसको बढ़ा सकें। पर्यटन या क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और आईटी जैसी नई सेवाओं को बढ़ावा देकर, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वहाँ पर शिल्प उद्योग हो गए जो हाथ से कारीगरी की जाती है, ऐसे उद्योग हो गए, पर्यटन उद्योग हो गया, ठीक है, या फिर आईटी जैसे टेक्नोलॉजी वाले छोटे छोटे उद्योग हो गए, ऐसी सेवाएं हो गई, इनको आगे बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जा सकता है। यहाँ पर आपका सेक्शन बी तक खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप सबको इस वीडियो में सब समझ आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M2L। आज के वीडियो में हम फिर से आ गए हैं। आप सबको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में अभी आपका जो क्लास 10th का SST का सोशल साइंस का जो सैम्पल पेपर है CBSE का किया हुआ, उसका हम सेक्शन A और सेक्शन B हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और वो वीडियो आप देख सकते हो। आज हम सेक्शन C से शुरू करने वाले हैं। तो सेक्शन C में क्या है बच्चों? सेक्शन C में आपके लघु उत्तर आधारित प्रश्न है जिसमें आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको जवाब देना है और जो भी अगर कुछ चॉइस है भी तो वही आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन से पढ़ें। पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध से भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। इनके वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उससे जो भारत था उसकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किस तरह चेंज हुई, किस तरह उस पर फर्क पड़ा। युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि ये युद्ध पहली बार हुआ था, इतने बड़े लेवल पर युद्ध हुआ था, तो एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसके युद्ध ऋण और बढ़ते करों द्वारा वित्त पोषित किया गया, सीमा शुल्क बढ़ाए गए और आयकर पेश किया गया। अब क्योंकि विश्व युद्ध हो रहा था, बहुत सारे देश इसमें आपस में लड़ रहे थे, तो इस वजह से क्या था कि सेना पर होने वाला जो खर्चा था और हथियारों पर होने वाला जो खर्चा था, यानी कि जिसे रक्षा व्यय कहा गया, उस पर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई कि क्योंकि हथियारों पर और सेना पर बहुत खर्चा होने लगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसे युद्ध ऋण और बढ़ते करों द्वारा वित्त पोषित किया गया। मतलब कि युद्ध के लिए ऋण लिया गया, कर्जा लिया गया दूसरे देशों से, और जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, सीमा पर लगने वाला जो टैक्स था वो भी बढ़ा दिया गया और आयकर पेश किया गया, यानी कि इनकम टैक्स जो था उसको पेश कर दिया गया। युद्ध के वर्षों के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई, 1913 और 18 के बीच दुगनी हो गई, जिससे आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई हुई। और क्या हुआ, जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, क्योंकि सेना के भाई देश के पास पैसा खत्म हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए। जब उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए तो क्या हुआ, कीमतों में वृद्धि हो गई। युद्ध के वर्षों के दौरान यानी कि 1914 से 1918 तक जो युद्ध हुआ उसमें कीमतों में वृद्धि हो गई, जिसमें 1913 और 1918 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, जिसमें क्या था कि युद्ध जो कीमतें थी वो दुगनी हो गई थी और जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगी थी। सैनिकों की आपूर्ति के लिए गांवों को बुलाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन भर्ती से व्यापक गुस्सा पैदा हो गया। अब क्या हुआ कि इतने बड़े लेवल पर युद्ध हो रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा सेना चाहिए थी। अब सेना का भी बहुत नुकसान हो रहा था, है ना, लोग मर रहे थे, लोग शहर के शहर तबाह हो रहे थे। तो जितनी, क्योंकि सेना भारत के पास कम पड़ने लगी थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे, गाँव से लोगों को बुला कर सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया गया। और इस तरह जब ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया गया तो लोगों के मन में गुस्सा पैदा हो गया। भारत के कई हिस्सों में फसलें विफल हो गईं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन में भारी कमी आ गई। अब क्योंकि सबको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था तो फसलें कौन उगाएगा, किसानों को भी छोड़ा नहीं जा रहा था, किसानों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। तो किसान ना होने की वजह से जो बहुत सारे हिस्सों में भारत के जो फसलें थी वो बेकार हो गई और जिस वजह से भोजन की भारी कमी आ गई थी। ये एक इन्फ्लुएंजा महामारी के साथ था। अकाल और महामारी के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए। उसी दौरान भारत में इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी भी आ गई थी। जैसे अभी ये कोविड की आई ना, इसी तरह उस समय इन्फ्लुएंजा की महामारी आ गई थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी और उसके साथ साथ अकाल भी था, तो इसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, ये आपका आंसर। उसके यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। ऑप्शन में उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्वयं को किस प्रकार जोड़ा था।
अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों को पता होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। इसका मतलब ये था कि अब पूर्ण अहिंसा का प्रयोग करते हुए पूर्ण शांति से हम अंग्रेजों की बातों की मतलब कि अवज्ञा करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। अब इसमें भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने अपने आप को किस तरह भाग लिया या किस तरह पार्टिसिपेट किया वो बताया कि भारतीय व्यापारी और उद्योगपति अपने व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक थे और उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब जो भारतीय व्यापारी और उद्योगपति थे वो ऑब्वियसली अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली उनके जो व्यापार को प्रतिबंध मतलब उन पर रोक लगाने वाली जो भी औपनिवेशिक नीतियां अंग्रेजों ने चलाई थी वो उन सब पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, यानी इन सब के खिलाफ बोल रहे थे। वे विदेशी वस्तुओं के आयात के खिलाफ सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी मुद्रा अनुपात जो आयात को हतोत्साहित करेगा, वो कहते हैं कि वो विदेशी वस्तुओं के आयात के खिलाफ सुरक्षा करना चाहते थे, यानी कि जो विदेशी वस्तुएं हैं वो बाहर से ना मंगाई जाएं। आयात क्या होता है, बाहर से कोई चीज़ें मंगाते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि बाहर से कोई चीज़ें मंगाई जाएं। अगर बाहर से ही विदेशी चीज़ें मंगाई जाएंगी तो उनके देश में जो व्यापारी उद्योगपति हैं जो चीज़ें बना रहे हैं उनको कौन खरीदेगा, है ना। इसी तरह से रुपया स्टर्लिंग विदेशी मुद्रा का जो अनुपात था, यानी कि जो रुपये की कीमत स्टर्लिंग के मुकाबले थी, यानी कि विदेशी मुद्रा के मुकाबले जो भारतीय रुपये की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो जो आयात को हतोत्साहित करेगा, मतलब कि क्योंकि भारतीय मुद्रा कम थी तो ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग जो थे उनको आसानी से अच्छी कीमतों पर भारत में माल पहुंचाने को मिल रहा था और भारत के लिए बहुत महंगा पड़ रहा था क्योंकि भारत की मुद्रा की कीमत जो थी, रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा कम थी, इसी वजह से भारत को बहुत महंगा पड़ रहा था। अगला क्या है कि व्यावसायिक हितों को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया। अब जितने भी व्यवसायी थे उनको जब दिखा कि उनके व्यापार में इस तरह नुकसान हो रहा है और जो अंग्रेज हैं वो केवल विदेशी वस्तुओं को ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने व्यावसायिक हितों को व्यवस्थित करने के लिए 1920 में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, इनके दो संगठन बनाए। कौन कौन से? पहला था आपका 1920 में बनाया गया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और दूसरा 1927 में बनाया फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि भारत के व्यापार और किसी भी तरह के उद्योगों को देखेगा। ठीक है, इसके नाम आपको याद करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे प्रमुख उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। इसकी कहने का मतलब है कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला ये बहुत बड़े उद्योगपति थे और बहुत प्रमुख उद्योगपतियों में इनकी गिनती होती थी। तो इन लोगों ने आगे बढ़कर क्या किया कि उद्योगपतियों का नेतृत्व किया और भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि हिली हुई थी, जिस पर कि अंग्रेज अपना आधिपत्य जमा कर बैठे थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि इस पर हमला किया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोशिश की कि हम अपनी चीज़ें ज़्यादा बना सकें, अपनी तरफ हमारी तरफ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होनी चाहिए, चीज़ें ज़्यादा बननी चाहिए। और इसी तरह से उन्होंने शांति से सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई हिंसक कदम नहीं उठाया, सिर्फ अर्थव्यवस्था पर हमला किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में चीज़ें बनाकर। उन्होंने वित्तीय सहायता दी और आयातित सामान खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो पैसा दिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े उद्योगपति थे तो इनके पास काफ़ी पैसा था, उस समय के मुकाबले देखा जाए तो उस समय बहुत पैसा था इनके पास। तो इन्होंने क्या किया कि हमारे देश के जो उद्योगपति थे या उद्योग थे, व्यापारी थे, उनको वित्त सहायता दी, यानी कि पैसे से मदद की। और आयातित सामान खरीदने पर, यानी कि विदेशों से जो सामान बाहर से आ रहा था भारत में, उस सामान को खरीदने पर और उसको इस्तेमाल करने पर या बेचने पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम विदेशी सामान नहीं बेचेंगे या नहीं खरीदेंगे। अधिकांश व्यवसायी बिना किसी बाधा के व्यापार को फलना फूलना चाहते थे और ज़्यादातर व्यापारी क्या चाहते थे, ज़्यादातर व्यापारी यही चाहते थे कि जो उनका व्यापार है, जो उनके उद्योग हैं, वो अच्छे से फले फूलें बिना विदेशी चीज़ों के दखलंदाजी के।
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, भारत में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करें। ये कहना चाहता है कि भारत में जो रेलवे का नेटवर्क है, यानी कि जो रेल किस प्रकार चलती है, किस तरह चलती है, कैसे जुड़ी हुई है आपस में, उसका जो वितरण पैटर्न है, किस तरह उसको बांटा गया है, उसका पैटर्न क्या है, उसका तरीका क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, यानी कि उस पर कौन से ऐसे कारण हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है। भौतिक आर्थिक कारकों ने भारतीय रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित किया है। वो कहना चाह रहा है कि जो भौतिक और आर्थिक कारक हैं, इन चीज़ों ने भारतीय रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न, जिस तरह से वो बटी हुई है भारतीय रेलवे, उसको बहुत कारकों से प्रभावित किया है। जैसे कि उत्तरी मैदान, अब आज आपका आ जाता है पहला उत्तरी मैदान। समतल भूमि, उच्च जनसंख्या घनत्व और समृद्ध कृषि संसाधनों ने इन मैदानों में रेलवे के विकास का समर्थन किया। हालांकि बड़ी संख्या में नदियों को अपने विस्तृत नदी तल पर पुल के निर्माणों की आवश्यकता होती है, जिससे कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब वो कह रहा है कि अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तरी मैदान जो होते हैं, जहाँ पर जैसे आपका यूपी और एमपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश आ जाता है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर समतल भूमि है, उच्च जनसंख्या घनत्व है, वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, और समृद्ध कृषि संसाधन है, यानी कि कृषि के संसाधन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से इन मैदानों में रेलवे के विकास को बहुत ज़्यादा मदद मिली। हालांकि ये कह रहा है कि बड़ी संख्या में जो नदियाँ हैं वहाँ पर, उन पर अब रेलवे लाइन बनाने के लिए उन पर पुल बनाने पड़ेंगे पहले, तो उस पर पुल के निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे कि थोड़ी बहुत बाधा जो है वो रेलवे नेटवर्क बनाने में आ जाती है। फिर दूसरा आपका आ जाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र, यानी कि आपका जो पर्वतीय क्षेत्र हो गए, जितने भी इंडिया में पर्वतीय क्षेत्र जितने भी हो जाते हैं, वो ये एक पहाड़ी इलाका है। रेलवे पटरियां नीची पहाड़ियों, अंतरालों और सुरंगों के माध्यम से बिछाई जाती है। अब जो भी आपके पहाड़ी इलाके होंगे, वहाँ पर समतल मैदान तो होता नहीं है, वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ होता है, पहाड़ी इलाका होता है, ऊंची नीचे ज़मीन होती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जितनी भी नीची पहाड़ियाँ होती हैं, अंतराल होते हैं, दो पहाड़ियों के बीच में जो भी अंतराल होगा, जगह होगी, या फिर सुरंगें होंगी, उनमें रेलवे लाइन बिछाई जाती है। इसलिए रेलवे लाइन बिछाना थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें रेलवे लाइन बनाने में वक्त भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, और मेहनत भी ज़्यादा है। उच्च राहत, विरल जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में भी रेलवे लाइन के निर्माण के अनुकूल नहीं है। अब वो कह रहा है कि एक तो वहाँ पर हवा का और जो ऑक्सीजन है, आपको पता है कि जितना ऊंचे क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा सा हवा का प्रॉब्लम रहता है, और विरल जनसंख्या, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर आर्थिक अवसरों की बहुत कमी है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पर रोज़गार भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी रेलवे लाइन बिछाने का जो काम है वो निर्माण के अनुकूल नहीं है। हिमालय क्षेत्र में आपके लिए सबसे आसान हो गया है, वहाँ पर क्योंकि ज़मीन अच्छी नहीं है ना, ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ सुरंगों में बनाना पड़ेगा, और नीची पहाड़ियों में पहाड़ काट कर बनाना पड़ेगा, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर दूसरा, वहाँ पर जनसंख्या भी कम है, तो इसकी वजह से रोज़गार भी कम है। तो रेलवे लाइन अगर बिछा भी जाती है और बना भी दी जाती है, तो वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फिर तीसरा आ जाता है आपका राजस्थान का मरुस्थल, फिर आ जाता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान पर भी रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल है, जिससे रेलवे के विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। ये हम सब जानते हैं कि रेत पर रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती। रेलवे लाइन बिछाने के लिए बहुत ज़्यादा समतल ज़मीन चाहिए, सख्त ज़मीन चाहिए। तो चूँकि मरुस्थल में केवल रेत ही रेत होती है, इसलिए रेत पर जो है रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आ जाता है आपका चौथा, किस तरह की ज़मीन आ गई, दलदलीय क्षेत्र। तो जो दलदलीय क्षेत्र हो जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो बहुत सॉफ्ट है, वहाँ मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, तो गुजरात के दलदल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के वन क्षेत्र ये आ गए। इनमें कितने इलाके आ गए जहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा और मिट्टी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट है, वो कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, गुजरात के दलदल क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के वन क्षेत्र आ जाते हैं। ये भी रेलवे के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। सह्याद्री के निकटस्थ खंड को केवल अंतराल या दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। हालांकि पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे का विकास किया गया है, लेकिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कुछ हिस्सों में ट्रैक का डूबना या भूस्खलन। अब क्योंकि ये ज़मीन जो है वो स्थिर भी नहीं है, सख्त भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, तो क्या होता है कि कई बार भूस्खलन की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि ज़मीन खिसक जाती है, ज़मीन फट जाती है, ज़रा सा कुछ भी ज़मीन के नीचे हलचल होती है तो एकदम ज़मीन फट जाएगी। अगर उस पर रेलवे ट्रैक बिछा होगा तो नुकसान हो जाएगा ना, ठीक है। उसमें क्या है कि कई बार इन क्षेत्रों में इतना पानी भर जाता है, दलदलीय क्षेत्र हैं तो इतना पानी भरा रहता है, कई बार रेलवे ट्रैक डूब जाते हैं।
ठीक है। तो ये भी क्या है कि ये भी जो क्षेत्र है ये रेलवे लाइन बनाने के माध्यम जो पॉइंट ऑफ व्यू से उपयुक्त नहीं है। चलिए, फिर आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में वो कहता है कि बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि एमएनसी, जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनीज जिसे हम कहते हैं, किस तरह अन्य कंपनियों से भिन्न है। यह कह रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो दूसरी कंपनियों से अलग कैसे होती हैं। उदाहरण के साथ समझाना है। देखो, घरेलू कंपनियां अपने संचालन को मूल देश तक सीमित रखती हैं, जबकि बहुराष्ट्रीय निगम 2 से अधिक देशों में काम करते हैं, यानी कि इन्फोसिस। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि इंडियन कंपनी जो होती है, उसकी कहने का मतलब यह है कि घरेलू कंपनियां हैं, जो भारतीय कंपनियां होंगी, ये अपने संचालन को यानी कि ये अपने देश में ही उस कंपनी को चलाएंगी। लेकिन बहुराष्ट्रीय निगम जो होता है, जो एमएनसीज होती हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा देशों में अपने काम को चलाती हैं, अपने देशों में काम करती है। जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस बाहर की कंपनी है, लेकिन उसने इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेस खोल रखी हैं। तो जब वो इंडिया में ब्रांचेस खोलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे देशों के साथ एक साथ डील किया जाता है। अब जैसे दूसरे एग्जाम्पल में वो बता रहा है कि इन्फोसिस है कई कारणों से विश्व स्तर पर विस्तार करती है, ज़्यादातर नए बाजार, सस्ते संसाधन और परिचालन लागत में कमी प्राप्त करने के लिए, जो सभी वित्तीय प्रबंधन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ये लाभ बहुराष्ट्रीय निगम के सामने आने वाले जोखिम को भी बढ़ा देते हैं। अब वो कह रहा है कि इन्फोसिस काम किस तरह करती है। इन्फोसिस जैसी कई जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कई कारणों से वैश्विक स्तर पर विस्तार करती हैं। अब ये क्या करती हैं कि नए बाजार लेकर आती हैं, नए बाजार आते हैं, नए तरीके आते हैं, नया तरीके का रोजगार पैदा होता है इनमें संसाधन सस्ते हैं और परिचालन लागत में कमी आती है। मतलब इनको चलाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं लगती, जो क्या है सभी वित्तीय प्रबंधन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो वहाँ पर क्या है, वो वित्तीय रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, वित्तीय रूप से उनको फायदा होता है। ये लाभ बहुराष्ट्रीय निगम के सामने आने वाले जोखिम को भी बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फायदा होता है तो ये इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले जो जोखिम है उनको बढ़ा देता है। फिर कहता है कि बहुराष्ट्रीय इन्फोसिस जो है वो वित्तीय प्रबंधन 6 आवश्यक तरीकों से घरेलू वित्तीय प्रबंधनों से भिन्न है। इसने यही बात दोबारा कह दी है कि जो ये बहुराष्ट्रीय इन्फोसिस एक कंपनी का नाम बता दिया है कि ये जो है इसका जो वित्तीय प्रबंधन है, यानी कि इसका जो मनी मैनेजमेंट है, किस तरह से ये अपने आर्थिक व्यवस्था को मैनेज करता है, किस तरह से प्रबंधन करता है उसका, ये घरेलू वित्तीय प्रबंधन से काफ़ी अलग होता है। अपने घरेलू वित्तीय प्रबंधन समकक्षों के विपरीत बहुराष्ट्रीय कंपनियां विनिमय दर के अधीन हैं, जो विदेशी देशों में प्रचलित मुद्रास्फीति दर के आधार पर भिन्न होती रहती हैं जहां वो काम करते हैं। वो कह रहा है कि जो ये ना विनिमय दर के अधीन होती हैं, इसके कहने का मतलब ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं ना वो एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग काम करती हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब जो होता है मनी एक्सचेंज रेट के अधीन काम करती हैं, जो विदेशी देशों में काफ़ी प्रचलित जो मुद्रास्फीति दर है वहाँ पर, यानी कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और जो मुद्रा की कीमत है वो कम हो जाती है, उसके आधार पर अलग अलग होती हैं जहाँ वो काम करते हैं। मतलब कि उनको भारत में जब वो अपना खोलते हैं कंपनीज को, तो वो उनको विदेशी स्तर पर काम करने में या विदेशों में काम करने के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा फायदा रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारें पारदर्शी, वैध और जवाबदेही होती हैं। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में सबसे बड़ा अंतर हम क्या जानते हैं। लोकतांत्रिक सरकार कौन सी होती है, जहाँ पर जनता का राज होता है, यानी कि जनता ही चुनती है सरकार को, जनता ही फैसला लेती है, जनता वोट डालती है। और गैर लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वहाँ पर जनता की कोई जवाबदेही नहीं होती। तो लोकतांत्रिक सरकारें पारदर्शी, वैध और जवाबदेह होती हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारें अपने विवेक से चुनी और बनाई जाती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें पारदर्शी क्यों होती हैं, क्योंकि जनता ही वोट डालती है, जनता को सब पता होता है वो किसको वोट डाल रही है और उनके वोट के आधार पर ही जिस सरकार को चुना जाता है। वैध होती हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर प्रक्रिया होती है, पूरी निश्चित प्रक्रिया के आधार पर वो चुने जाते हैं, पूरी प्रक्रिया एक साथ चलाई जाती है जिसके आधार पर वो होता है, तो इसलिए वैध होती है। और जवाबदेह इसलिए होती है कि जो भी सरकार चुनी जाती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उसको जनता को कल को जवाब देना होता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि ये अपने ही विवेक से चुनी जाती है, मतलब अपनी मर्जी से चुनते हैं, अपनी मर्जी से सरकार चुनते हैं, उसमें जनता का कोई रोल नहीं होता, ना जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती है। लोकतांत्रिक सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी को सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करती है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में यही होता है कि वहाँ पर क्योंकि जनता सबसे मुख्य पात्र होती है, तो इसलिए
कोई भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी जो राजनीतिक दल में या किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं दिया जाता। हर एक जाति को, हर एक रंग को, हर एक व्यक्ति को पूर्ण सम्मान और स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, विवादों को विवेक की बजाय बहस, चर्चा और बातचीत से सुलझाया जाता है। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो विवाद होते हैं, अब गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक सरकार में तो अपना ही डिसीजन है, वहाँ पर तो कोई वो है ही नहीं, है ना, वहाँ पर तो किसी तरह की बात ही नहीं है, वो तो जब खुद ही चुने गए हैं तो खुद ही डिसीजन लेंगे, खुद ही सब कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब विवाद होते हैं तो प्रॉपरली बहस होती है, प्रॉपरली चर्चा होती है उस बात को लेकर, और उसको बातचीत की जाती है और उसको प्रॉपरली सुलझाया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सहयोग एक सामान्य घटना है। यहाँ पर क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में जब कह रहे हैं कि सभी बराबर हैं तो कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को एक ही नज़र से देखा जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में ये अपने ऊपर होता है, वो जिस प्रकार का कानून बनाते हैं, वो जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से उस अपनी सरकार को वो चलाते हैं, बिना भेदभाव के सभी की गरिमा को बढ़ाता है। अब इसमें क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता तो वो अपनी गरिमा को इस प्रकार, लोकतांत्रिक सरकार की गरिमा जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, कैसे भिन्न है? तृतीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों? तृतीय क्षेत्र होता है जहां पर वस्तुओं का वितरण किया जाता है और सेवाओं को किया जाता है, सेवाओं को लाया जाता है। जैसे कि आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया जहाँ पर चीज़ों को बनाया जाएगा, ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र जो हो गया जहाँ पर चीज़ों को बांटा जाएगा, यहाँ पर चीज़ों को लाया जाएगा, मतलब प्रोफेशनल रूप दिया जाएगा, उनको बेचने लायक बनाया जाएगा। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिस तरह से उनको वितरण किया जाता है, उनकी सेवाएं प्रदान की जाती हैं तरह तरह से, जैसे आपका टूरिज्म हो गया, है ना, तो ये तृतीय क्षेत्र होता है। और ये बाकी क्षेत्रों से भिन्न कैसे है? तृतीय क्षेत्र बुनियादी सेवा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, मुख्य क्या होती है यहाँ, सेवा क्षेत्र, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र माल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र क्या है, इसमें ये सेवा क्षेत्र है, यहाँ पर सेवा प्रमुख होती है, और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जो उत्पाद हैं उनको बनाया जाता है और उनको बेचा जाता है। तृतीय क्षेत्र समर्थन और प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। तृतीय क्षेत्र एक तो समर्थन करता है और प्राथमिक और माध्यमिक जो क्षेत्र होते हैं उनके विकास में मदद करता है। अब मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ को बना दिया और उसको बेचने लायक भी बना दिया, लेकिन वो बिकेगा कैसे? जब तक कोई सेवा क्षेत्र नहीं होगा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर उसकी एडवर्टाइजमेंट की जा सके, उसकी पब्लिसिटी की जा सके, तब तक कैसे वो चीज़ बिकेगी? तो तृतीय क्षेत्र का समर्थन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तृतीय क्षेत्र गतिविधियाँ उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायता है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायक इसलिए होते हैं क्योंकि मान चीज़ों का उत्पादन हो गया, लेकिन तब जब तक वो किसी सेवा क्षेत्र के द्वारा पहचानी नहीं जाएगी, लाई नहीं जाएगी बाजार में, तब तक उसको बेचा नहीं जाएगा। और वो एडवर्टाइजिंग का काम करती है और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि उत्पादन को लोगों की नज़र में लाया जाए। तृतीय क्षेत्र परिवहन, बैंकिंग, संचार आदि सेवाएं प्रदान करता है। अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया किस तरह की सेवाएं जो है वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। संचार की हो गई, ठीक है, बैंकिंग हो गया और परिवहन हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए। ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रोजगार सृजित करता है, यानी कि बाकी क्षेत्रों की तुलना में इसमें रोजगार ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें एक्सपोजर ज़्यादा होता है, मतलब कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है, ये सेवाओं का क्षेत्र है, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है, तो इसमें ज़्यादा रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, ये आपका सेक्शन सी खत्म हो गया बच्चों। अब आपका आ जाता है सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब कि आपको लॉन्ग आंसर्स में जवाब देने हैं। आपके इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर, 5-5 नंबर के होंगे, तो 20 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आपका आता है, फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों और प्रथाओं पर प्रकाश डालिए। वो कह रहा है कि फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना, मतलब कि सामूहिक रूप से उन्हें पहचाना जाए, ऐसी भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से उपाय और कौन कौन सी प्रथाएं चलाई, उस पर बताना है हमें। एक तो है लॉ पैट्री यानी कि पितृभूमि, और ले सियाटन यानी कि नागरिक के विचारों ने एक संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले संयुक्त समुदाय की धारणा पर जोर दिया। यानी कि ये कहना चाहता है कि एक पितृभूमि और एक नागरिक के जो विचार थे
उसमें एक संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद ये चाहते थे कि वहाँ के नागरिकों को ये कहा गया कि आपको समान अधिकार दिए जाएंगे, और इस तरह की धारणा पर जोर दिया गया कि एक संयुक्त समुदाय होना चाहिए जिसमें सबके समान अधिकार होने चाहिए। फिर पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा पूर्वशाही मानक को बदलने के लिए चुना गया, यानी कि इसमें बदलने के लिए, मतलब पहले के जो माने जाते थे, पहले का जो शाही मानक था यानी कि जो प्रतीक था, उसको बदलने के लिए नया फ्रांसीसी झंडा बनाया गया। एस्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों के निकाय द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब वहां पर जो सक्रिय नागरिक थे उनका एक ग्रुप चुना गया, और पहले जिसे एस्टेट जनरल कहा जाता था उसको नाम बदलकर क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। उसके बाद नए भजन रचे गए, शपथ ली गई और शहीदों को याद किया गया। सिंपल। नेक्स्ट में वो कहता है कि एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की गई और इसने अपने क्षेत्र के भीतर सभी नागरिकों के लिए समान कानून तैयार कर दिए। इसका कहने का मतलब है कि इन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक नई प्रणाली बनाई जिस प्रणाली में इनके क्षेत्र के भीतर जितने भी नागरिक आते थे उन सब के लिए समान कानून तैयार किए गए, यानी कि समानता को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया। फिर अंतरराष्ट्रीय आंतरिक सीमा शुल्क और देय राशि को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो इनको राशि देनी होती थी और जो भी आंतरिक सीमा शुल्क होता था, यानी कि अंदर ही अंदर सीमा पर जो टैक्स दिया जाता था उसको खत्म कर दिया गया, और वजन और माप की एक ही समान प्रणाली अपना दी गई, यानी कि पहले वजन और माप के लिए भी प्रणाली अलग अलग होती थी जिसको अब समान कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच, जैसा कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी, देश की आम भाषा बन गई, यानी कि वहां पर क्षेत्र के हिसाब से पहले अलग अलग भाषा बोली जाती थी, लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में पूरे क्षेत्र में जो कि पेरिस में फ्रेंच बोली जाती थी उस फ्रेंच को ही आम भाषा का रूप दे दिया गया कि अब सब जगह फ्रेंच ही बोली जाएगी। इसके ऑप्शन में उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है कि जर्मनी के निर्माण में ऑटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डालिए कि ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के निर्माण में क्या भूमिका निभाई थी। प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। अब इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो प्रशिया था उसमें राष्ट्रीय एकीकरण का जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया। अब ये जो आंदोलन हुआ इसके मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, जो इस प्रक्रिया के वास्तुकार थे, यानी कि इस प्रक्रिया को इन्होंने शुरू किया था। प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद की, यानी कि प्रशिया की सेना की भी मदद की और वहां पर जो नौकरशाही यानी कि काम करने वाले लोग थे उनकी भी मदद की। फिर 7 वर्षों में 3 युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़ा, जिसमें कि प्रशिया की जीत में समाप्त हुए और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। यानी कि 7 वर्षों में इन्होंने 3 युद्ध लड़े प्रशिया की तरफ से, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिसमें कि जीत हुई इनकी और इसके एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई, यानी कि इन्होंने सबको एक कर लिया। फिर जनवरी 1871 में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को वर्साय में आयोजित एक समारोह में जर्मन सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 18 जनवरी 1871 में जो प्रशिया के राजा थे विलियम प्रथम, उनको वर्साय में एक समारोह आयोजित किया गया जहां पर उनको जर्मन सम्राट घोषित कर दिया गया। उसके बाद जनवरी 1871 में ही जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण प्रशियाई मंत्रियों की एक सभा बनाई गई, जो वर्साय के पैलेस में हॉल ऑफ मिरर्स में एक नए जर्मन, क्योंकि इनको जर्मन सम्राट घोषित किया था तो एक नया जर्मन साम्राज्य घोषणा करने के लिए एकत्र हुई, जिसका नेतृत्व किसने किया, प्रशिया के कैसर विलियम वन द्वारा, यानी कि जिनको सम्राट घोषित किया गया था उनके साथ, मतलब कि सबको बुलाकर एक बड़ी सभा रचाई गई जिसमें सारे के सारे सभापति, सबके सब मुख्यमंत्री, जिसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क भी थे शामिल। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है, भारत के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। उनका कहने का मतलब ये है कि जो विनिर्माण क्षेत्र होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब ये जहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं, तो वो जो क्षेत्र होता है वो सामान्य और आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। क्यों? पहला, विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में मदद करता है। अब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि जहाँ पर चीज़ें बनाई जा रही हैं, अब जहाँ पर मशीन बनाई जाती है, मान लो कि कोई एक बुआई करने की मशीन बनाई गई, कोई सिंचाई करने की मशीन बनाई गई, तो कृषि क्या है, कृषि के आधुनिकीकरण में मदद कर रही है ना वो। तो सिंचाई करना आसान हो गया, बुआई करना आसान हो गया, बीज बोना आसान हो गया,
उसको खेत को जोतना आसान हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है, विनिर्माण क्षेत्र जो होता है, वो कृषि के आधुनिकीकरण में बहुत मदद करता है। फिर ये द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करके कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को कम करने में मदद करता है। कैसे कि द्वितीय क्षेत्र कौन सा हुआ, जहां पर चीज़ों को बेचने के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, फिर उनको बेचने लायक बनाया जाता है। और तृतीय क्षेत्र कौन सा हो गया, जहां पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो वहां पर ही दोनों जगह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो विनिर्माण क्षेत्र लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। और कृषि आय जो होती है लोगों की निर्भरता खत्म कर देता है, कि मतलब कि सिर्फ कृषि से होने वाली आय पर लोग निर्भर ना रहें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में आने पर उनको काफ़ी अच्छे रोजगार मिल जाते हैं। फिर विनिर्माण क्षेत्र क्या करता है, ये हमारे देश की बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन में मदद करता है। अब जिस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो एक तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो गरीबी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करता है। अब जहाँ पर मान लीजिए बेसिक चीज़ें ही, आधारभूत चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र हो गए, वहाँ पर तो बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है। तो वहाँ पर जब विनिर्माण क्षेत्र काम करता है तो वहाँ पर क्या होता है, उन लोगों को क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करता है। यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों को बजाय कि दूसरे क्षेत्र जहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन लोगों के साथ असमानता के जो अनुपात है वो कम हो जाता है। फिर निर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होता है। अब जो विनिर्माण क्षेत्र में चीज़ें बनाई जाएंगी, यानी कि मैन्युफैक्चर की जाएंगी, नई चीज़ें बनाई जाएंगी, अब वो जिस आज बड़े लेवल पर बनती हैं तो उनका निर्यात भी किया जाता है। अब जब उनको बाहर भेजा जाएगा, निर्यात किया जाएगा, तो इससे क्या बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो वाणिज्य यानी कि पैसा बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। ये विदेशी मुद्रा लाने में मदद करता है। विदेशी मुद्रा लाने में, क्योंकि अब मान लीजिए कि व्यापार बाहर होगा, निर्यात किया जाएगा, विदेशों के साथ व्यापार किया जाएगा, तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी, तो इस तरह विदेशी मुद्रा लाने में ये मदद करता है हमारी। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी के ऑप्शन में उन्होंने, देखो इसके ऑप्शन में उन्होंने ये क्वेश्चन दिया आपको, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बहुआयामी पहलुओं की जांच कीजिए। यानी कि वो कह रहा है कि जो आईटी सेक्टर है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उद्योग है, उसके बहुआयामी यानी कि बहुत सारे पहलू हैं, वो क्या हैं। पहला वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार, कंप्यूटर और दूरसंचार उद्योग द्वारा आवश्यक नए उपकरण शामिल हैं। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इजाफा हुआ है, किस तरह से विकास हुआ है, कि पहले जो ट्रांजिस्टर सेट था अब उसकी जगह टेलीविजन आ गया है, सेल्यूलर टेलीकॉम की जगह मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, पेजर की जगह मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, आपको पेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेलीफोन एक्सचेंज में, जहाँ पर आपको एसटीडी से बात करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन करना पड़ता था, आप सीधे फ़ोन कर सकते हो एसटीडी में। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो विकसित हो गई हैं अब। दूसरा वो कह रहा है कि बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर है। वो कह रहा है कि जो हैदराबाद, जो बेंगलोर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर फेमस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर की राजधानी उसे बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर वो सूचना प्रौद्योगिकी है, वो सबसे ज़्यादा विकसित हुई है। और उसी तरह से और भी भारत में इसके नए नए केंद्र हैं, महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जिनको कहा गया, जो कौन कौन से हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर। फिर उसके बाद कहता है कि 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की एकल खिड़की सेवा और उच्च डेटा संचार सुविधा प्रदान करते हैं। यानी कि 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल खिड़की सेवा, यानी कि सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ हैं, उनको उनसे एकल खिड़की सेवा ले सकते हैं। मतलब कि वन विंडो सर्विस हो गई, कि मतलब आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और उच्च डेटा सुविधा है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अच्छे से अच्छे रूप में आपको प्रदान किया जाता है। इस उद्योग का एक बड़ा प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ा है। अब ऑब्वियसली कि आईटी सेक्टर जब इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इतनी ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तकनीक बढ़ गई है, तो क्या हो गया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलने लगा है। ये जानकर उत्साहजनक होता है कि इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों में 30% महिलाएं हैं। अब वो कह रहा है कि ये कहकर और भी ज़्यादा खुशी होती है कि इस क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी 30% जो हैं वो कर्मचारी जो हैं वो महिलाएं हैं। फिर ये उद्योग अपने तेजी से बढ़ते बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र के कारण पिछले 2 या 3 वर्षों में एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है।
अब क्योंकि ये आईटी सेक्टर भारत का जो है ये बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है और बहुत ज़्यादा अपने पाँव फैलाता है, यानी कि विदेशों तक पहुंच चुका है। तो विदेशों में जिस तरह से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि अपने जो कर्मचारी हैं वो बाहर भेजे जाते हैं या बाहर के कर्मचारियों को भारत में काम करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से पिछले 2 या 3 वर्षों में विदेशी मुद्रा जो है वो काफ़ी भारत में आई है, विदेशी मुद्रा को काफ़ी अर्जन किया है, यानी कि काफ़ी लाया गया है भारत में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निरंतर वृद्धि भारत में आईटी उद्योग की सफलता की कुंजी है। अब क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो मटेरियल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी निरंतर वृद्धि की गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है, क्वालिफिकेशन लोग बड़ी बड़ी लेते हैं। इसमें लोग सुनते हैं ना कि आपने कंप्यूटर साइंस कितना ज़्यादा फेमस हो गया है कंप्यूटर साइंस में। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जिससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे प्रगति होती जा रही है, उस तरह से भारत में आईटी उद्योग जो है वो सफल होता जा रहा है। अगला आता है कि आपका भारत में क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत में जो राजनीतिक दल है उनकी क्या भूमिका होती है। पहला क्या है, राजनीतिक दल यानी कि पार्टियां जो होती हैं वो चुनाव लड़ती हैं, उनकी ये भूमिका सबसे पहली है। फिर ये अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम पेश करती हैं और मतदाता उनमें से चुनाव करते हैं। अब जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो जब आपस में लड़ते हैं तो अपने कुछ नीतियां बनाते हैं जिसको वो जनता के सामने रखते हैं, जिसके आधार पर जनता उन्हें वोट देती है। फिर देश के लिए कानून बनाने में पार्टियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अब जो कि सरकार बन गई, वो भी जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है वो राजनीतिक दल क्या करता है, कानून बनाता है नया। तो कानून बनाने में वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिर पार्टियां सरकारें बनाती और चलाती हैं। फिर जो राजनीतिक, वही पार्टी का मतलब जो राजनीतिक दल जीत जाता है वो राजनीतिक दल सरकार बनाता है और आगे देश को चलाते हैं। जो दल चुनाव में हार जाते हैं वो अलग अलग विचार व्यक्त करके और अपनी विफलता और गलत नीतियों के लिए सरकार की आलोचना करके सत्ता में पार्टी के विरोध की भूमिका निभाते हैं। अब मान लीजिए 2 राजनीतिक दल हैं, उनमें से एक जीता, जो नहीं जीता वो विपक्ष बन जाता है, और जो विपक्ष बन जाता है वो विपक्ष बनने के बाद अपने अलग विचार व्यक्त करता है, और जो अब सरकार है उस वक्त वर्तमान में जो सरकार होगी उसकी जो भी नीतियां या जो भी वो काम करती है उसकी आलोचना करके वो सत्ता में आगे उसके प्रति विरोध जो है वो प्रकट करते हैं। पार्टी जनता की राय को आकार देती है। अब जो विपक्ष करता है वो क्या करता है, जनता अगर संतुष्ट नहीं है सरकार के कामों से या सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है तो उस बात को जनता के सामने यानी कि सरकार के सामने, राष्ट्रपति के सामने कौन लेकर आता है, वो विपक्ष लेकर आता है, जनता की राय को सामने रखते हैं। फिर पार्टियां लोगों को सरकारी तंत्र और सरकारों द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करती हैं। अब ये जो जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं ये लोगों को क्या करते हैं, जिस तरह का सरकारी तंत्र है ये लोगों को बताते हैं कि हमारा सरकारी तंत्र है भाई, सरकार किस तरह चलती है, सरकार में किस तरह से चयन होगा और सरकार किस तरह से कार्यान्वित करेगी, जो भी हम कह रहे हैं, जो भी काम कह रहे हैं, जो भी हम करेंगे आगे जाकर उसको किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाएगा, उसको किस प्रकार किया जाएगा, उसको योजनाओं को, जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी जनता तक पहुंचाते हैं। चलिए, इसके ऑप्शन में इन्होंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकता और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्या है कि इनकी भूमिका क्या होती है और यहाँ पर हमें बताना है कि इनकी आवश्यकता या उपयोगिता क्या है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदेह होंगे। अब उनकी आवश्यकता क्या है, जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा, निर्वाचित प्रतिनिधि का मतलब जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा वो अपने क्षेत्र में जो भी कार्य करेगा उसके प्रति वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जवाबदेह होगा, यानी कि जिस क्षेत्र से वो चुना गया है उस क्षेत्र में जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होगी, वो जनता को जवाब देगा कि उसने काम किया या नहीं किया। राजनीतिक दलों का उदय प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के उदय से जुड़ा हुआ है। बड़े पैमाने के समाजों को प्रतिनिधि लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। वो कहता है कि भाई लोकतांत्रिक रूप से चुने जाते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लोकतांत्रिक रूप से चुने जाते हैं और बड़े पैमाने पर समाजों को इसीलिए लोकतंत्र की आवश्यकता है ताकि उनके प्रति जवाबदेही हो सके और वो अपने कार्य जो करते हैं उनको क्रियान्वयन को जता सके। फिर जैसे जैसे समाज बड़े और जटिल होते गए उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार एकत्र करने और उन्हें सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए किसी एजेंसी की आवश्यकता थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समाज बड़ा होता गया तो जटिल होता गया, यानी कि उसमें लोगों की विचारधाराएं चेंज होती गई, बदलती चली गई, लोगों के विचार बदलते चले गए, लोगों का कार्य करने का तरीका बदलता चला गया, देश में प्रगति होती चली गई, तो काफ़ी सारा जटिल हो गया। अब क्या हुआ कि अब मुद्दे अलग अलग उठने लगे, तो विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उसको सरकार के सामने रखने के लिए एक एजेंसी की आवश्यकता थी जिसके लिए राजनीतिक दल बनाए। उन्हें विभिन्न प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए किसी तरह की आवश्यकता थी ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन किया जा सके। अब
क्या जरूरत थी कि राजनीतिक दल तो आए, और राजनीतिक दल ऐसे आए जिसमें से ऐसे प्रतिनिधि को चुना जा सके जो प्रतिनिधि आगे चलकर सरकार का गठन कर सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने और या उसे रोकने, नीतियां बनाने, उचित ठहराने, विरोध ठहराने के एक तंत्र की आवश्यकता थी। मतलब कि एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता थी जिसमें सरकार बनाई जाए, सरकार का समर्थन किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक विपक्ष भी हो जो सरकार द्वारा अगर कोई गलत वक्त किया जाता है या कोई काम नहीं किया जाता तो उसको बताने के लिए, किसी गलत काम को रोकने के लिए, उसे उचित ठहराने या फिर उसका विरोध करने के लिए एक तंत्र पूरा बनाया जा सके, यानी कि जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की इन आवश्यकताओं की पूर्ति राजनीतिक दल करते हैं। अब इस तरह की जितनी भी जरूरतें हैं ये कौन पूरी करता है? एक राजनीतिक दल पूरी करता है, एक व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता, इसके लिए पूरे राजनीतिक दल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए दल एक आवश्यक शर्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी कि ग्रामीण समाज में जो स्वयं सहायता समूह होते हैं जिनको SHG भी कहते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, ग्रामीण गरीबों, विचार क्या है इसका? ग्रामीण गरीबों विशेष रूप से महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत को एकत्र करने का। अब प्रॉपर स्वयं सहायता समूह बनाने का विचार क्या होता है? इसके पीछे जो विचार है वो ये है कि जो ग्रामीण गरीब हैं यानी कि विशेष रूप से महिलाएं हैं, उनको छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में बांट दिया जाए और वो जो भी उनकी बचत होती है, जो कुछ भी पैसा वो बचाते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। स्वयं सहायता समूह में आपको मोटा मोटा बताती हूँ। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में वो समूह होता है जिसमें कि कुछ लोग आपस में एक इकट्ठा होते हैं, एक समूह बनाते हैं और उसमें जितनी भी उन लोगों की बचत होती है उस बचत को इकट्ठा करते रहते हैं, यानी कि पैसे के रूप में। तो जब भी किसी ग्रामीण व्यक्ति को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत ही ना के बराबर ब्याज पर या फिर बिना ब्याज के वो उसको ऋण दे देते हैं। और ऋण क्या आसानी से चुकाया जा सकता है क्योंकि आपस में एक ही गांव में रहते हैं, जाने पहचाने लोग होते हैं, तो धोखा देने की भी संभावना नहीं रहती है। और अगर कोई पैसा नहीं भी दे पाता है तो वो उस पर अपने हिसाब से विचार कर कर फैसला ले लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं आती। ठीक है, अब इसी तरह से वो कह रहा है कि एक विशिष्ट स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य हो रहे हैं। वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन बता रहा है कि 15 से 20 सदस्य होते हैं इसमें, जो आमतौर पर एक पड़ोस से संबंधित होते हैं, यानी कि आपस में जान पहचान वाले लोग होते हैं जो नियमित रूप से मिलते रहते हैं और बचत करते हैं। फिर लोगों की बचत करने की क्षमता के आधार पर प्रति सदस्य बचत 25 रुपये से 100 रुपये या उससे अधिक होती है। यानी कि जो इंसान जितना बचा सकता है, जो 25 रुपये बचा सकता है, 25 रुपये कंट्रीब्यूट कर दे, मिला दे, जो 100 रुपये बचाता है वो 100 रुपये मिला दे, तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से और उसके बचत के हिसाब से वो पैसे मिला सकता है। सदस्य अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए समूह से छोटे छोटे ऋण ले सकते हैं। मान लीजिए कि बीच में किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो यहीं से वो स्वयं सहायता समूह से छोटा मोटा ऋण ले सकते हैं। समूह इन ऋणों पर ब्याज लेता है, लेकिन ये साहूकार वाले वसूले जाने वाले शुल्क से बहुत कम होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये क्या करते हैं, ये ऋण देते हैं पर ये ब्याज तो लेते हैं कुछ, लेकिन इनका जो ब्याज होता है वो जो साहूकार से ये ब्याज लेंगे वो बहुत बड़ी दरों पर ब्याज देता है, लेकिन ये बहुत ही नाम की दर होती है, बहुत ही कम दर पर ब्याज पर दे दिया जाता है ऋण। फिर 1 या 2 वर्ष के बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है तो वो बैंक से ऋण लेने का पात्र हो जाता है। अब वो कहते हैं कि कुछ साल तक अगर नियमित रूप से वो स्वयं सहायता ग्रुप समूह जो है वो बचत करता रहता है तो वो एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद वो बैंक से भी ऋण ले सकता है उसके आधार पर। ऋण समूह के नाम पर स्वीकृत किया जाता है और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार प्रदान करना होता है। अब क्या होता है कि ये जो बैंक से लोन लेते हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं लिया जाता, ये पूरे समूह का जो नाम होता है, पूरे समूह के नाम पर ये ऋण लिया जाता है बैंक से, और इसका उद्देश्य होता है कि जो समूह के लोग हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाए। फिर कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए गिरवी रखी गई भूमि को मुक्त करने के लिए सदस्यों के छोटे ऋण प्रदान किए जाते हैं। अब वो कह रहा है कि कार्यशील पूंजी है, मान लीजिए काम करने लायक जितना भी पैसा होता है उसको पूरा करने के लिए जो भी गिरवी रखी हुई जमीन है उसको मुक्त कराने के लिए सदस्यों को छोटे छोटे ऋण प्रदान करते हैं। मान लीजिए किसी की जमीन गिरवी है और थोड़े से पैसों की जरूरत है उसको छुड़ाने के लिए, तो ये स्वयं सहायता समूह जो है वो पैसे दे देता है। बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य द्वारा लिए जाते हैं। अब कितनी बचत की जाएगी, ऋण किस प्रकार दिया जाएगा, ऋण किस तरह दिया जाएगा, क्या इसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो सारा का सारा जो डिसीजन है वो कौन लेता है? सब पूरा का पूरा समूह लेता है। समूह दिए जाने वाले ऋण के संबंध में निर्णय लेता है।
किस तरह के, अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, किस तरह के निर्णय, क्या उद्देश्य रहा जाएगा ऋण देने का, कितनी राशि पर ऋण दिया जाएगा, वसूल कितना ब्याज वसूल करना है, चुकौती अनुसूची यानी कि किस प्रकार से चुकाना है उसको, कितने समय में चुकाना है, ये सब। इसके अलावा समूह जो ऋण के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार है। अब क्या है, ये सब चीज़ें समूह के सदस्य डिसाइड करते हैं कि किस तरह से दिया जाएगा ऋण। इसके अलावा ये समूह जो है वो ऋण के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार है, यानी कि अगर कोई ऋण है ऐसा जो नहीं चुकाया जा सका, उसका पुनर्भुगतान भी ये ग्रुप करता है। किसी एक सदस्य द्वारा ऋण की अदायगी ना करने से किसी मामले या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा गंभीरता से पालन किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऋण लिया और वो उसको समय पर नहीं चुका पाया या फिर जानबूझकर नहीं चुका रहा है, तो इस समस्या को पूरे समूह द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक का महत्व क्या है। अब भारतीय रिजर्व बैंक आप सब जानते हो, सबसे बड़ा हमारा भारत का बैंक है, उसमें उसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। ये ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज का पर्यवेक्षण करता है, यानी कि जितने भी ऋण लेने वाले औपचारिक स्रोत हैं, यानी कि जो भी ऑफिशियल तरीके से लोन देते हैं, अब उनको किस तरह के उनका कामकाज है, किस तरह से वो ऋण ले रहे हैं, क्या उनकी नीतियां हैं, क्या उनके रूल्स हैं, इन सबको पर्यवेक्षक करता है, यानी कि देखता है, जाँच करता है। बैंक अपने द्वारा जमा राशि में से एक न्यूनतम नकदी शेष बचाए रखते हैं। अब जितनी भी इनके पास जमा राशि होती है ना, उसमें ये सारा ऋण नहीं दे सकते, उसमें से कुछ एक नगद राशि होती है जिसको ये साइड में बचा कर रखते हैं, जिसमें से कोई ऋण नहीं दिया जाता। आरबीआई मॉनिटर करता है कि बैंक वास्तव में कैश बैलेंस बनाए हुए हैं। अब क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो आरबीआई बाकी सारे बैंकों का बॉस होता है, तो ये भी मॉनिटर करता है, ये भी देखता रहता है कि जितने भी बैंक हैं वो वास्तव में अपने पास कुछ कैश बैलेंस बचाया हुआ हो उनने। ठीक है, आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक ना केवल लाभ कमाने वाले व्यवसाय और व्यापारियों को, बल्कि छोटे किसान, लघु उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे दे। यानी कि आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि बैंक जो है, बाकी जितने भी बैंक हैं वो केवल व्यापारियों को या बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण ना दें, बल्कि छोटे किसान आते हैं, गरीब आते हैं, छोटे कर्जदार आते हैं, उन लोगों को भी आसान किस्तों पर ऋण दे दे। समय समय पर बैंकों को आरबीआई को जानकारी देनी होती है कि वो कितना उधार दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और किस ब्याज पर दे रहे हैं। यानी कि जितने भी, अब जैसे मैंने बताया कि बाकी सारे बैंक का बॉस है समझ लो आरबीआई, तो बाकी सारे बैंक्स को आरबीआई को टाइम टू टाइम ये जानकारी देनी पड़ती है कि उन्होंने किसको कितना ऋण दिया, कितने ब्याज पर दिया और कितने समय के लिए दिया, ये सारा उन्हें बताना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो सेक्शन डी है वो भी खत्म हो गया है। अब अगले वीडियो में हम सेक्शन ई से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M2L। हमने कल के लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो क्लास 10th का जो SST का आपका सैम्पल पेपर है उसके हम 4 सेक्शंस ABCD ख़त्म कर चुके हैं। आज हम सेक्शन E पढ़ने वाले हैं। सेक्शन E आपका केस आधारित प्रश्न है, यानी कि आपको एक स्रोत दिया होगा, आपको कुछ सेक्शन दिया होगा पढ़ने के लिए और उसके आधार पर आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, उसको हम पढ़ लेते हैं। विल थॉर्न उन लोगों में से एक हैं जो मौसमी काम की तलाश में ईंटों को लोड करने और छोटे मोटे काम करने के लिए गए थे। वह बताते हैं कि कैसे नौकरी की तलाश करने वाले लोग काम की तलाश में लंदन चले गए थे। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था और मेरी इच्छा एक पुराने सहकर्मी के पत्रों से प्रेरित थी जो अब ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स में काम कर रहा था। मैंने आखिरकार नवंबर 1881 में जाने का फैसला किया। 2 दोस्तों के साथ मैं यात्रा पर निकल पड़ा, इस उम्मीद से भरा हुआ कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम अपने दोस्त की मदद से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास बहुत कम पैसे थे। हमारे लंदन पहुँचने तक प्रत्येक रात हमारे भोजन और आवास के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कुछ दिन हम 20 मील तक चले और अन्य दिन कम। तीसरे दिन के अंत में हमारे पैसे खत्म हो गए। 2 रात हम बाहर सोए, एक बार घास के ढेर के नीचे और एक बार पुराने खेत के छप्पर में। लंदन पहुंचने पर हमने मेरे दोस्त को खोजने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। हमारा पैसा खत्म हो गया था, इसलिए हमारे पास देर रात तक घूमने और फिर सोने के लिए कोई जगह खोजने के अलावा कुछ नहीं था। हमने एक पुरानी इमारत मिली और उस रात हम वहां पर सो गए। अगले दिन रविवार देर दोपहर हम ओल्ड कैंट गैस वर्क्स पहुंचे और काम के लिए आवेदन किया। मेरे बड़े आश्चर्य के लिए जिस आदमी की हम तलाश कर रहे थे वो उस समय वहां काम कर रहा था। उन्होंने फोरमैन से बात की और मुझे नौकरी दे दी गई। तो ये आपका स्रोत है। अब इसके आधार पर उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे होंगे, हमें जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उस प्रमुख कारक का यानी उस प्रमुख कारण का विश्लेषण करें जिसके कारण लंदन नौकरी चाहने वालों के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया था। यानी कि ये कौन सा कारण था जो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी ढूंढने के लिए लोग लंदन जा रहे थे। तो इसका आंसर है कि औद्योगिक क्रांति और लंदन में कारखानों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता।
इसका आंसर ये है कि उस टाइम औद्योगिक क्रांति चल रही थी और लंदन में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खुले हुए थे, कारखाने खुले हुए थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलने की संभावना थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लंदन जाकर वहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ओल्ड कैंट गैस वर्क्स द्वारा बिल थॉर्न की नियुक्ति के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अब वो कह रहा है कि ओल्ड कैंट गैस वर्क्स ने बिल थॉर्न को क्यों चुना, उसका कारण बताइए। गैस का काम मौसमी उद्योग था और उन्हें कम वेतन वाले श्रमिकों की आवश्यकता थी। अब क्योंकि ये खुद काम ढूंढने वहां गए थे और वो मौसमी काम की तलाश में ही गए थे, तो गैस का काम उस टाइम मौसमी उद्योग था वहाँ पर, और उन लोगों को कम वेतन में काम करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता थी, तो कम वेतन में भी बिल थॉर्न मान गए क्योंकि उनको रोजगार की जरूरत थी, इसीलिए उनको आसानी से नौकरी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरियन ब्रिटेन के युग के उद्योगपतियों द्वारा मशीन्स पर हाथ से काम करने की प्राथमिकता का परीक्षण कीजिए। वो कह रहा है कि विक्टोरियन जो ब्रिटेन था वहाँ पर उद्योगपतियों द्वारा मशीनों से हाथ से काम करना, मतलब मशीनों पर भी हाथ से ही काम करने की प्राथमिकता दी जाती थी, यानी कि उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता था। ऐसा क्यों? पहला कि मशीन को भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती थी कि सारा काम मशीन से होगा तो उतना पैसा मशीन में लगाना पड़ेगा, तो काफ़ी पैसा उसमें खर्च हो जाता। दूसरा, मशीनें महंगी, अप्रभावी और मरम्मत में कठिन थी। एक तो दूसरा क्या था कि मशीनें महंगी थी तो उसमें पैसा लगता था, उनको खरीदने में भी पैसा लगता था, और वो इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाती थी जो कि हाथ से काम करने पर मिल जाता था, और वो उनकी मरम्मत जब करानी पड़ती थी तो उनकी मरम्मत कराना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और तीसरी बात क्या थी कि उस टाइम औद्योगिक क्रांति चल रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार थे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल जाता था और कम मजदूरी पे मिल जाता था, तो उद्योगपतियों के लिए बड़े फायदे का सौदा हो जाता था। चलिए, अगला जो आपको स्रोत दिया है वो आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि नर्मदा बचाने को लेकर जो आंदोलन किया गया था उसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि इसको वहां पर इंग्लिश में लिखा गया था सेव नर्मदा रेवोल्यूशन, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये गैर सरकारी संगठन है, एक एनजीओ है, जिसने गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आदिवासी लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकारियों को जुटाया। ये मूल रूप से बांध के पानी के नीचे जलमग्न होने वाले पेड़ों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इसने गरीब नागरिकों, विशेष रूप से विस्थापित लोगों को सरकार से पूर्ण पुनर्निर्वास सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। पूर्ण पुनर्निर्वास सुविधाएं का मतलब पूरी तरह से जो लोग बेघर हो गए उस वजह से, किसी भी वजह से, उन लोगों को दोबारा बसाया जाए। लोगों ने महसूस किया कि उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। सिंचित खेतों और भरपूर फसल के वादे पर विश्वास करते हुए विस्थापन के आघात को स्वीकार किया गया, यानी कि विस्थापन मतलब यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पर जाना। इस तरह की जो चोट उन्हें लगी थी उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनसे वादा किया गया कि आपको सिंचाई वाले पूरे तरह से सिंचाई की सुविधा दी जाएगी और भरपूर फसल आपकी उग जाएगी, जिससे आप वापस बच सकोगे। इसलिए रिहंद के बचे हुए लोगों ने अक्सर हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को अपने राष्ट्र के लिए बलिदान के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन अब 30 कटु यानी कि कड़वे सालों के भटकाव के बाद भी उनकी आजीविका और भी अनिश्चित होने के कारण वो पूछते रहते हैं कि क्या हम केवल हम ही राष्ट्र के बलिदान करने के लिए चुने गए हैं, कि हमसे ही क्यों बलिदान मांगा गया, जबकि हमारी आजीविका पहले ही मुश्किल थी और अब हम और ज़्यादा निर्धन हो गए और ज़्यादा परेशान हो गए। ये कहाँ से लिया गया है? इन द वैली ऑफ द रिवर, ये जो बुक है एस शर्मा की, वहाँ से लिया गया है। चलिए, यहाँ पर उनका क्वेश्चन पहला क्या था कि किस उद्देश्य से सरोवर बांध बनाया गया था? तो ये है कि सिंचाई और सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए पेयजल दिया जाए, यानी कि जितने भी वहाँ पर सूखे पड़ा हुआ था, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी की कमी थी, वहाँ पर पूरी तरह से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए सरदार सरोवर बांध बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों द्वारा विरोध के कारणों का विश्लेषण कीजिए, कि वहाँ पर जो जनजातीय लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, उन लोगों ने वहाँ का विरोध, सरदार सरोवर बांध बनने का विरोध क्यों किया? क्यों? लोगों का भारी विस्थापन, पुनर्वास की मांग, फसल का नुकसान और आजीविका का नुकसान। यानी कि जो वहाँ पर जो जनजाति में रहने बांध बन जाता तो वहाँ पर जो जनजातियाँ रहती थी उनके वहाँ रहने का जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, वो खत्म हो जाती। तो भारी मात्रा में लोगों को विस्थापन करना पड़ा, लोगों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता। पुनर्वास की मांग लोगों ने की कि हमें अगर आप कहीं और भेज रहे हैं तो हमें पूरी तरह बसाया जाए। वहाँ से उनकी फसल का नुकसान हो रहा था, क्योंकि वहाँ की ज़मीन सरकार अपने अंदर ले तो वहाँ वो खेती नहीं कर सकते थे, तो उनकी फसल का नुकसान होता, और फसल का नुकसान होने से उनकी आजीविका का नुकसान होता, वो कमाना उनका बंद हो जाता। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, उन मुद्दों पर प्रकाश डालो जिन पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने काम किया। अब
ये कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन करने से किस चीज का फायदा हुआ। लोगों के भारी विस्थापन के खिलाफ, पर्यावरण के मुद्दे, आदिवासियों के पुनर्वास और आजीविका के स्रोत की मांग हुई। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन जब चलाया गया, सरदार सरोवर बांध बनाने के अगेंस्ट में जब ये आंदोलन चलाया गया, तो इस आंदोलन में क्या मांग की गई? इस आंदोलन में ये मांग की गई कि लोगों को भारी रूप से विस्थापित ना किया जाए, पर्यावरण के मुद्दे को ध्यान में रखा जाए कि आप जितने ज्यादा जंगल खत्म करते जाएंगे पर्यावरण को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। आदिवासी जितने भी हैं वहां पर उनके पुनर्वास की मांग की और उनकी आजीविका के साधन बढ़ाने की मांग की गई कि उनको प्रॉपरली बसाया जाए और उनकी आजीविका का प्रबंध किया जाए कि वो किस तरह अपना पैसा कमाएंगे। चलिए, ये भी हो गया आपका। अब ये आता है आपका तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलन द्वारा सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित या प्रभावित करने के तरीके में भी देखा जा सकता है। लोकतंत्र में नागरिकों को सत्ता के लिए विभिन्न दावेदारों में से चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समकालीन लोकतंत्र में, यानी कि इस वक्त जो लोकतंत्र चल रहा है, ये विभिन्न दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेता है। अब जितने ज्यादा लोकतंत्र होते हैं और राजनीतिक दल होते हैं, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन रहता है। ऐसी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक हाथ में ना रहे। अब इस तरह के कंपटीशन से क्या सिद्ध होता है कि ये सुनिश्चित हो जाता है कि सत्ता एक के हाथ में ना रहे। अगर एक के हाथ में रहती है तो तानाशाही हो सकती है, तो इसीलिए सत्ता जो है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। लंबे समय में सत्ता विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच साझा की जाती है, जो विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी कभी इस प्रकार का साझाकरण प्रत्यक्ष हो सकता है जब ये दो या दो से अधिक दल चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि दो राजनीतिक दल आपस में मिल जाते हैं कि हम दोनों मिलकर पार्टी को अपना जोड़ लेते हैं और उसमें से ही एक प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाकर सरकार चलाने के लिए हम नॉमिनेट कर देंगे। तो इस तरह जब सामने ये किया जाता है तो क्या करते हैं कि सामने सामने कभी कभी राजनीतिक दल, दो राजनीतिक दल मिलकर आपस में गठबंधन कर लेते हैं। यदि उनका गठबंधन चुना जाता है तो वो गठबंधन सरकार बनाते हैं, तो इस प्रकार सत्ता साझा करते हैं। वही कि अगर उनकी पार्टी, उन्होंने एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को अगर चुन लिया जाता है, अगर वो जीत जाता है, तो उसी गठबंधन से ये लोग आपसी साझेदारी से एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार को चलाता है। लोकतंत्र में हम व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों और औद्योगिक श्रमिकों जैसे हित समूहों को पाते हैं। अब लोकतंत्र में क्या है, हमें हर प्रकार के समूह मिलते हैं। व्यापारी समूह हो गया, उद्योगपति हो गए, किसान हो गए और औद्योगिक श्रमिक यानी कि जो उद्योगों में काम करते हैं। उनके पास सरकारी समितियों में भागीदारी के माध्यम से या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव लाने के माध्यम से सरकारी सत्ता में भी हिस्सेदारी होगी। अब उनसे ये कहा जाता है कि अगर आप सरकारी समितियों में भागीदारी करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया यानी कि वोटिंग करते हैं और निर्णय लेने में साथ देते हैं, तो क्या होगा, सरकारी सत्ता में भी उनकी हिस्सेदारी मानी जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है इससे उठ के, इसका यह आता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। यानी कि सत्ता जब आपस में मिलकर काम करते हैं, सरकार है वो आपस में मिलकर काम करती है, तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही जरूरी फैक्टर माना जाता है। के लिए एक उदाहरण दो। अब उदाहरण क्या है, ये सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। अब सत्ता की साझेदारी यानी कि गठबंधन जब होता है तो क्या होता है, सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम कर देता है। यानी कि समाज को आधार बनाकर जब ये दो राजनीतिक दल आपस में लड़ते हैं तो ये जो संघर्ष होता है ये बच जाता है, कि वो दो राजनीतिक दल जब एक हो जाते हैं तो इस तरह के सामाजिक संघर्षों से बचने का एक मौका मिल जाता है, तो संभावना उसकी कम हो जाती है। दूसरा क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सत्ता की साझेदारी एक अच्छा तरीका है। अब राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता हो जाती है, कि मतलब यह है कि राजनीतिक व्यवस्था हिलती नहीं है जल्दी, क्योंकि जिन दो राजनीतिक दलों के बीच में कंपटीशन है, अगर वो साथ मिलकर चलते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है कि उनके साथ काम करने से राजनीतिक व्यवस्था जो है थोड़ी स्थिर हो जाती है। तो इस तरह से सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर होने में काफी मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गठबंधन किस तरह सत्ता के बंटवारे का उदाहरण बन रहा है। अब ऊपर इन्होंने बताया कि गठबंधन से फायदा क्या होता है, लेकिन गठबंधन सत्ता का भी बंटवारा कर देता है। ये किस तरह होता है, जब दो या दो से अधिक दल चुनाव लड़ने या सरकार बनाने के लिए गठबंधन करते हैं तो सत्ता का बंटवारा इसे कहा जाता है। ये तो इन्होंने डेफिनेशन दे दी कि जब दो या दो से अधिक दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए गठबंधन करते हैं तो सत्ता का बंटवारा हो जाता है। गठबंधन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच हो सकता है, जो फिर से सत्ता के बंटवारे का उदाहरण है। उनके कहने का मतलब है कि चाहे बेशक वो पार्टी बनाने के लिए गठबंधन कर लें, सरकार जीतने के लिए गठबंधन कर लें, लेकिन वो पार्टियां तो अलग अलग ही रहती हैं, राजनीतिक दल तो अलग अलग ही रहते हैं, तो उनमें भी अगर सत्ता का बंटवारा हो जाता है, मान लो कि अगर वो गठबंधन जीत जाता है तो एक प्रतिनिधि तो चुनते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रतिनिधि जो चुना गया है उसमें सबकी सहमति हो। ठीक है, ये भी पक्का नहीं होता। तो एक तरह से
जब दोनों पार्टियां आपस में इस बात के लिए राजी नहीं होती हैं कभी कभी प्रतिनिधि में, तो इस तरह सत्ता का बंटवारा हो जाता है, यानी कि जो पार्टी जीती है उसी से सरकार बन रही है, लेकिन उस आपसी पार्टी में ही खोट हो जाता है, आपसी पार्टी में ही संघर्ष चलने लगता है, इस तरह सत्ता के बंटवारा हो जाता है। राजनीतिक विचार साझा किए जाते हैं, राजनीतिक विचार आपस में साझा तो किए जाते हैं, लेकिन सब पर सहमति हो ये जरूरी नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन पूछा रहा है वो, राजनीतिक दल दबाव समूह और आंदोलन किस प्रकार नियंत्रित करने या प्रभावित करने में सहायता करते हैं जो सत्ता में है, यानी कि वो राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो दबाव समूह को और आंदोलन को किस प्रकार नियंत्रित करने में या प्रभावित करने में मदद करते हैं। पहला क्या है कि पसंद की स्वतंत्रता विभिन्न दलों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर देती है, यानी कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनकी जो स्वतंत्रता की जो परिभाषा है, उनकी पसंद की स्वतंत्रता अलग है, किसी को बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, किसी को धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, किसी को सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए, तो ये विभिन्न दलों की प्रतिस्पर्धा पर जोर देती हैं, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग अलग हो जाती है, सबकी मान्यताएं अलग अलग हो जाती हैं, तो उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाती है। इस तरह की प्रतियोगिता ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक हाथ में ना रहे, बल्कि विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच साझा की जाती है। अब इस तरह की जब प्रतियोगिता हो जाती है तो ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि सत्ता जो है वो एक ही के हाथ में ना रहे, तानाशाही ये ना बने, तो अलग अलग विचारधाराएं जो है, अलग अलग सामाजिक समूह जो है वो आपस में मिलकर साझेदारी के साथ सरकार को चला सके। चलिए, ये आपका खंड ई भी खत्म हो गया। अब आपका खंड एफ जो आता है लास्ट, वो आता है आपका मानचित्र कौशल, यानी कि आपका मैप बेस्ड आंसर क्वेश्चन होगा। इसमें आपको मैप्स दिए जाएंगे, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर वो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी अंकित किए गए हैं, उन्हें पहचानिए और उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिख दीजिए। अब ए और बी में उसने यहाँ देख रखा, आपको यहाँ पर ए दिया हुआ है और यहाँ पर बी दिया हुआ है। ए में वो क्या कहता है, ए में वो कहता है कि ए में हमें बताना है कि 1920 में इसी स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये जगह कौन सी है बच्चों, ये जगह है आपकी कलकत्ता, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कलकत्ता। दूसरा है बी जो है यहाँ पर इस तरफ, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, यानी कि यहाँ लिखेंगे आप दांडी, ये गुजरात है, ठीक है। गुजरात के इस जहाँ पर जिसे दांडी कहा जाता है, यहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो यहाँ आप लिख देंगे दांडी और यहाँ आप लिख देंगे कलकत्ता। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि भारत के उसी रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किसी 3 को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए और उन्हें नामांकित कीजिए। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और कोच्चि बंदरगाह। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, पहले हम हीराकुंड बांध देख लेते हैं। हीराकुंड बांध आपका बच्चों है यहाँ पर, यहाँ आपका आ जाता है ये हीराकुंड बांध, आप इसे यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका है उड़ीसा, उड़ीसा में आप लिखेंगे हीराकुंड बांध, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर, ये जो आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका आ जाता है कर्नाटका में, ये आप लिखेंगे यहाँ पर इस तरफ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नोएडा, नोएडा आपको पता है यूपी के पास है, यहाँ इस तरफ ये है आपका, इसे लिखेंगे। और आपका लास्ट आ जाता है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह आपका यहाँ है केरल में, ठीक है। ये आपके चारों हैं, यहाँ पर आपको चारों इस तरह से अंकित करने हैं और उनका उधर नाम लिख देना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया। तो आप, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपसे